जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। आदरणीय राहुल जी का स्वागत है। राहुल जी से आग्रह है कि वक्तव्य रखें। धन्यवाद राहुल जी। सभी को जोहार। हम लोग जो 2 वर्षों से ऑनलाइन बैठक कर रहे हैं, तो हम लोग का यह भी मानना है कि जो हम लोग की संस्कृति है वह बोलने की संस्कृति ज़्यादा है, लिखने की संस्कृति बहुत कम है या नगण्य मान लीजिए, या है ही नहीं। अब इसका नतीजा यह होता है कि मैं कुछ कहा, आपने सुना, या आपने कहा मैंने सुना, और उस समय हाँ हाँ भले हम लोग कह देते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादातर केस में नहीं होता। मतलब केवल हाँ हूँ कहने तक की बातें सीमित रहती हैं। इसका अपना कारण है। इसका ये भी कारण है कि जो हमने सुना या कहा वो बाद में 100% प्रिजर्व नहीं रहता किसी लिखित फॉर्मेट में, तो फिर आई गई बात हो जाती है। और यही कारण है कि जो हम भारतीय इतिहास या संस्कृति समझते हैं, तो वो जो लिखी हुई हैं, जिन लोगों के द्वारा लिखी गई हैं, तो हम लोग मानते हैं कि वही है। भले हमारा जो बोली में है वह इतिहास या संस्कृति भले अलग हो, पर ओवर द पीरियड 500 साल में हम लोगों ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया पूरे भारतीय समाज ने, और कुछ खास लोगों के इतिहास, खास लोगों के संस्कृति को ही हम अपना इतिहास, अपनी संस्कृति मानते हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि उन लोगों ने लिखना शुरू किया। वही टेक्निक हम लोग भी लगाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग परिवर्तन करना चाहते हैं। तो हम लोग जो भी बोल रहे हैं उसको हम लोग एक लिखित फॉर्मेट में भी लाना चाहते हैं, और इसके लिए हम लोगों ने पत्रिका प्रकाशित करने की योजना बनाई है कि हम लोग एक तो ऑनलाइन बैठक हमारी जारी रहेंगी, उनको यूट्यूब पर डालना जारी रहेगा, लेकिन उसको अब एक लिखित फॉर्मेट में भी दे सकेंगे हम लोग, ताकि आप जब भी फील्ड में किसी से बात करें तो आप किताबों का रेफरेंस दे सकें कि फलाने जगह लिखा हुआ है जी, और वो जब जाएगा तो कहेगा हाँ भाई लिखा हुआ है। और सामान्य मनोविज्ञान यही है कि अगर लिखा हुआ है तो वह सत्य है, भले वह सत्य हो चाहे सत्य हो, ये बात की बात है। ज़्यादातर मनोविज्ञान यही है कि किताबों में लिखा हुआ तो वो सत्य है। वो कितना रिसर्च्ड आर्टिकल है यह कोई नहीं पूछने जाता, जिसके चलते आज हम लोग गलत डायरेक्शन में चले गए हैं। लेकिन जिस टेक्निक से हम लोग गलत डायरेक्शन में ले जाया गया है, उसी टेक्निक को हम लोग अपने लिए इस्तेमाल करेंगे और उसको वापस सही डायरेक्शन में ले आएंगे। तो अब उम्मीद यह है हम लोगों की कि लगभग फरवरी में ये जो है पत्रिका उपलब्ध हो जाएगी। प्रवेशांक है, इसमें संस्कृति इतिहास के बारे में कुछ चीज़ें रहेंगी, और ये जो पत्रिका है हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो हमारे संस्कारक हैं वो ज़रूर खरीदें, और ये इतने कम दाम के हम लोग कोशिश करेंगे रखेंगे अखंड ज्योति के पैरेलल में, कम दाम में, कि लोग जो हैं, जो संस्कारक हैं, वो अपने पुरोहितों को, मान लें कि 500 रुपये का, 1000 रुपये का आपने दक्षिणा लिया, तो आप 35 रुपये 40 रुपये का पत्रिका उनको आसानी से दे सकते हैं, और उनको नज कर सकते हैं कि आप इसका जो है अपने से बाद में, पहली बार मैं दे रहा हूँ, आप बाद में इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जब जब छपेगा तब तक आपको पहुँचा दिया जाएगा। तो ये चीज़ें धीरे धीरे आप पहली बार आदत लगाएं संस्कारक के रूप में। तो एक तो आप संस्कारक के रूप में लोगों में संस्कार भरेंगे ही, पर आपके जजमान के घर से निकल जाने के बाद भी आपकी बातें जो हैं उस मैगजीन के रूप में उस व्यक्ति के यहाँ, जजमान के यहाँ रहेगा, ताकि वह अगर कभी बाद में भी अगर मौका पड़े, कभी ज़रूरत पड़े, तो वो रेफ़र कर सके, हाँ पुरोहित जी ने, आचार्य जी ने ये कहा था, ये किताब में लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो बदलाव हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं वह अनेकों प्लेटफॉर्म से लोगों के पास पहुँचे। यही मैं कहना चाहता था। इसमें आप लोगों का, सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है कि इस पत्रिका को घर घर तक पहुंचाया जाए। जिस प्रकार से अखंड ज्योति को गायत्री परिवार के पुरोहित पहुंचाते हैं, उसी प्रकार से
पीपीएसएम के जो पुरोहित हैं, भले वो गायत्री से पूजा कराएं, आर्य समाजी से पूजा कराएं, बौद्ध से पूजा कराएं, और जब किसी भी रीति से पूजा कराएं, पीपीएसएम के पुरोहित इस पत्रिका को घर घर तक पहुंचाएं, या अपने ऊपर स्वयं जिम्मेदारी लें। और बाकी जो पुरोहित नहीं हैं, जो जजमान के कैटेगरी में हैं, तो वो लोग इन पत्रिकाओं को पढ़ें, जहाँ भी सुने और देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है, लेकिन आपको आईना जरूर दिखाएगा कि आपकी जो असली भारतीय इतिहास है, संस्कृति है, वह क्या है, कैसे आचरण करना चाहिए। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, नाम संस्कारिका तय किया गया है, यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भी हम भारतीय समाज में संस्कार की बात करते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है डिस्कशन में, अरे वो जो है प्रणाम नहीं करता है लड़कवा, या देखिए ना बुजुर्ग की बच्चा जो है, लड़का जो है बड़ा हो गया, कमाने लगा है और माता पिता को पूछता नहीं है। तो हम लोग इसी तरह के शिकायतों तक ही सीमित रहते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, वह किस तरह से बात करता है, किस तरह से कोई कार्य करता है, किस तरह से वह किसी परिस्थिति से निपटता है, किस तरह से लिखता है, ये सारी चीज़ें उसका संस्कार तय करता है। यह इतना साधारण चीज़ नहीं है कि उसने प्रणाम किया कि नहीं किया बुजुर्गों को, उसने आदर सूचक शब्दों से किसी को पुकारा कि नहीं, केवल संस्कार यहीं तक सीमित नहीं है। तो इतने बड़े चीज, इतने महत्वपूर्ण चीज को हम लोग इस पत्रिका के माध्यम से आप लोगों के बीच, भारतीय जन समूह के बीच ले आना चाहते हैं। तो लोग पढ़ें और लाभान्वित हों, तरीका सीखें। मैं इतना ही कहना चाहता था। धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी अशोक जी, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। और अब हमारा टाइम हो चुका है, हम प्रथम वक्ता को लाना चाहेंगे। प्रथम वक्ता हमारे आचार्य राजेंद्र प्रसाद सर हैं। सर का स्वागत है। सर अपने वक्तव्य रखें। आदरणीय राजेंद्र प्रसाद सर, स्वागत है सर। जी नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं थोड़ा काफी मेरा वो गैप लग गया है, जैसे पहली मीटिंग से मैं हूँ, बीच में थोड़ी कुछ वजह से में लगा रहता है, इसलिए गैप लग गया। तो आज मैं आप सभी के मध्य विद्यमान हूँ और जो अपने आपस में हम विचार करते रहते हैं तो उसी विचारों को आगे बढ़ाते हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं राहुल जी की बात से ही प्रारंभ करूंगा। बहुत अच्छी आपने बात की है कि इतिहास वो नहीं होता है जो उस समय हुआ होगा, इतिहास में हम वो पढ़ते हैं जो लिखा रहता है। बिल्कुल सत्य बात है ये। उस समय क्या हुआ किसी को कुछ भी पता नहीं, और आज को उसका उदाहरण मुझे लगता है आज के अपन मीडिया से भी समझ सकते हैं कि कोई कार्यक्रम होता है और मीडिया जो मीडिया उसको कवर करती है, वो मीडिया वाला पत्रकार कौन है, उस कार्यक्रम का विरोधी है या पक्षकार है, उस प्रकार से भी मीडिया में पब्लिश होता है। ये तो तय है और मुझे लगता है इसका प्रभाव इतिहास पे भी बड़ा होगा। तो ये जो आपने बात कही कि जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो हम चर्चा करते हैं, चर्चा तो आवाज जो अपन चर्चा करते हैं, विचार कुछ समय के बाद समाप्त हो जाते हैं, उसको लिखित रूप में होना अति आवश्यक है। और तो ये अपना जो प्रयास प्रारंभ हो रहा है, अभी तक जो भी कार्य किया है हमारे संस्कार परिवार ने, हमारा जो संस्कारक परिवार है, पुरोहित परिवार है, उसको हम धीरे धीरे संकलन करते जाएंगे। और जब हम संकलन करना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से उसी संकलन में जो होता है ना कि पहले सर्च होता है, फिर रिसर्च होता है, तो हम अभी भी लिखना प्रारंभ करेंगे। और जब हम कुछ काम करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारी अभी काम में क्या कमियां रह गई हैं। तो ये जो हमारी पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है तो बहुत अच्छा कार्य है और हम सब मिलकर, हम सभी का कार्य है ये, और हम सभी की समस्या है और हम सभी की समस्या का समाधान हम लोग ढूंढ रहे हैं। इसलिए हम लोग प्रत्येक रविवार को मिलने का प्रयास करते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं और उन्हीं विचारों को, और जो जिनके विचार है उनको अपन एक दूसरे से विमर्श करते हैं। और इसके अलावा पुरोहित के बारे में जो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि पुरोहित के लोग यही समझते हैं कि पुरोहित का कार्य होता है जितने भी संस्कार होते हैं उन संस्कारक को करवाना, लेकिन पुरोहित शब्द का मतलब ही होता है परहित। परहित मतलब जितने भी आज जो भी व्यक्ति जिस जगह कार्य कर रहा है सब पुरोहित ही है। सत्यवाद यही है।
आप गूगल पे भी देख सकते हैं पुरोहित का वास्तविक अर्थ। देखिए समाज में क्या मान्यता आ गई वो अपनी जगह है, बट पुरोहित का मतलब होता है पुरोहित, चाहे वो लीडर हो, नेता हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, सभी पुरोहित हैं। और उनमें से संस्कारक भी एक पुरोहित ही होता है। तो अब संस्कार की आवश्यकता है कि नहीं है, तो संस्कार को तो सभी लोग समझते हैं कि संस्कार दो प्रकार के होते हैं। एक सामाजिक संस्कार होता है, पारिवारिक संस्कार भी होता है, एक विद्यालयीन संस्कार भी होता है, महाविद्यालयीन भी संस्कार होता है। इवन मैं तो चूंकि कंपनी में भी रहा मुंबई में, और कई कंपनी वालों से बात करते हैं, तो मैंने ऐसा सुना है कि जब इंडियन व्यक्ति को, एम्प्लॉय को कोई कंपनी विदेश भेजती है, तो वहां किस प्रकार से गाड़ी को, कार को चलाया जाता है, वहां कैसे आपको मीटिंग में बैठना है, कैसे कपड़े पहनना है, ये शायद आप लोग भी प्राइवेट सेक्टर में जितने लोग होंगे तो मेरे भाव को समझते होंगे कि वो उसको संस्कारित करके भेजा जाता है वहां। कि आप वहां जब जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, तो वो पहले से सर्वे कर लेते हैं वहां के लोग टाई कैसी लगाते हैं, वहां कैसे बैठना है, भोजन कैसे करना है। हो सकता है वहां भोजन करने का तरीका हो कांटा से खाने का हो, अपने यहाँ तो सीधा हाथ से खाते हैं या स्पून से खाते हैं, उनके यहाँ तो मैंने सुना वो अजीब टाइप से खाते हैं। तो वहां आप जाएंगे तो आपको संस्कारित होके जाएंगे। तो संस्कार समाज में भी होता है, प्राइवेट सेक्टर में भी होता है, विद्यालय में भी होता है, महाविद्यालय में भी होता है, सभी जगह संस्कार का अपना एक महत्व है। हमें विचारक बनना है, सलाह भी करना है, लेकिन काम करना, प्रारंभ करना अति आवश्यक है। दूसरी चीज, उस क्षेत्र में जो जो हो सकता है वो बहुत जरूरी है। जैसे अभी मैं रीवा गया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे परम आदरणीय सिन्हा सर जी आए वो तो अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अच्छे बोले भी, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन सबसे अच्छा ही लगा कि यूनिफॉर्म बहुत अच्छा पहने थे। बिल्कुल वो यूनिफॉर्म पहने थे कि उनको परिचय देने की जरूरत नहीं थी। तो जब हम क्षेत्र में उतरते हैं तो आपको बिल्कुल तैयारी से उतरना होगा। दूसरी चीज, मुझे भी बड़ा अहंकार था, अहंकार सबको होता है। मैंने बीएससी किया है, ये किया है, 4 किताबें लिखी हैं। मैं पहले ये सब कुर्ते वगैरह नहीं पहनता था, कोई मुझे पूछता ही नहीं था। 20 बार भी बताओ कि मैं जोशाचार हूँ तो ध्यान ही नहीं देते थे। आज बढ़िया कुर्ता और ये तौलिया डाले है ना, तो जब मैं पेट्रोल भी भरवाने जाता हूँ, पंडित जी बस 2 मिनट, पंडित जी नमस्कार। कहने का मतलब आपको जो कार्य करना है उस कार्य के लिए तैयार तो होना पड़ेगा। बाजार में यदि कोई नकली भी पुलिस वाला निकल जाए तो लोग डर जाते हैं, जो होंगे ना इलीगल लोग, वो तो घबरा जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा अपने संस्कार से मतलब अपने आप को जो कार्य करना है उसके लिए तैयार होना अति आवश्यक। तो मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर वाले तो इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अपनी पर्सनालिटी का, अपनी तैयारी का कितना महत्व होता है। प्रेजेंटेशन तो आप बाद में देंगे, फर्स्ट प्रेजेंटेशन तो अपनी पर्सनालिटी का ही हो जाता है। तो क्यों ना हम सभी प्रकार की तैयारी करें। ये बोलते ना कि 1000 प्रयास बराबर 1 सफलता। तो सभी लोग अपनी अपनी स्तर से तैयारी तो कर ही रहे हैं, और यदि कुछ भी नहीं कर रहे, यदि मीटिंग में भी आ रहे हैं तो ये भी तैयारी का प्रथम सुबह होता है। कम से कम एक बोलते हैं ना कि प्रथम शुरुआत तो ये हो चुकी है, इसको हम क्रमशः आगे बढ़ाते जाएं। मैं संक्षेप में एक बात रखना चाहता हूं जो मैंने अपना आग्रह किया था संचालक महोदय से। जो पहले भी मैंने एक विषय रखा था अपने इस मिशन के माध्यम से कि आस्था का विकेंद्रीकरण। ये आस्था का विकेंद्रीकरण जो पूरा टर्म है, फ्रेज है, ये पहली बार मतलब मेरे दिमाग में आया और आप सबके साथ साझा किया। उसका वीडियो भी है आधे घंटे का, तो आप लोग देखिएगा, उसको सुनिएगा। आस्था का विकेंद्रीकरण कॉन्सेप्ट में क्या समझाया मैंने। तो इसी प्रकार से एक ये भी कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए आपके अंदर जो विश्वास है, आपके सब कॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ विश्वास, किसी भी मतलब किसी भी मान ले खान पान को लेकर कोई विश्वास बना हुआ है। उदाहरण के लिए कुछ लोग मांस खाते हैं, मतलब मांस भी खाते हैं, अनाज तो खाते हैं, साथ में मांसाहारी भी हैं। और कुछ लोग सिर्फ कहते नहीं मांस नहीं खाना है, सिर्फ हमको सब्जी भाजी और अनाज ही खाना है। तो ये मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ। बाहर ये चीज बहुत सारे विषयों में लागू हो सकती है, लेकिन उदाहरण के लिए मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति जिसने कभी मांस नहीं खाया, तो ये अपने आप जहां जिसकी उपलब्धता है, जिस क्षेत्र में ज्यादा जो सब्जी उपलब्ध होती थी वो लोग खाने लगते थे, और जहां पे सब्जी भाजी नहीं था, ग्रीन वेजिटेबल नहीं थे, अनाज नहीं था, तो वहां लोगों ने ये मांस खाना शुरू कर दिया। और शुरू में तो हमारे जो पूर्वज थे सभी मांसाहारी थे, क्योंकि खेती किसानी का जो काम बहुत बाद शुरू हुआ। तो लेकिन आज एक ऐसा चक्र चला पिछले समझ ले 50 वर्षों में, ऐसी पत्रिकाएं आई
जिन्होंने मांसाहार को बहुत बुरा साबित किया। मतलब मांसाहार को उन्होंने बोला ये पाप है, इससे पाप होगा, मतलब पाप पुण्य से के रूप में परिभाषित कर दिया खान पान को, जो कि ठीक नहीं है ये चीज। मतलब जैसे कहते हैं उसको शुद्ध शाकाहारी, मतलब ऐसा हम समझाना चाह रहे हैं कि जो मांसाहारी वो अशुद्ध हैं। तो ये जो विचार है ये कैसे आ गया, इसी के ऊपर मेरा केंद्रित है कि जो आस्था का जो आपने कहा कि आपका विचार है कि स्वतंत्र रूप से आप सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते, जो आध्यात्मिक रूप से आप स्वतंत्र हैं कि नहीं है। अगर आपसे कोई समझा दे आपको कि मांस खाने वाले व्यक्ति अशुद्ध होते हैं वो, और जो जो वेज खाते हैं शाकाहारी हैं वो बहुत शुद्ध हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत पुण्यात्मा है, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इसका मतलब आप आध्यात्मिक रूप से आप स्वतंत्र नहीं है, आप गुलाम है आध्यात्मिक रूप से। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इस चीज को समझें कि आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र होना क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि पशुओं में गाय सर्वश्रेष्ठ है, गाय को आप पूजते, बहुत लोग पूजते भी हैं। तो अब अगर इसको हम समझें कि नहीं गाय तो अच्छी है, गाय को पूजा है करना है, लेकिन कुत्ते को आपको डंडा मारना है, भैंस को आपको नहीं पूजना है, तो ये विचार कैसे हमारे मन में आया? ये कि हमारे मन में आसपास के वातावरण से और जो जिनको हम श्रेष्ठ मानते हैं उन्होंने बात विचार में डाल दिया और हमने मान लिया इसको। तो ये भी एक तरह की आध्यात्मिक गुलामी है कि अगर हम ये मानते हैं कि एक पशु श्रेष्ठ है और दूसरा पशु श्रेष्ठ नहीं है, तो हो सकता है किसी क्षेत्र में गाय, इसको थोड़ा म्यूट कर लीजिए दीदी, आदरणीय कमला दीदी आप म्यूट कर लीजिए जी, थैंक यू सो मच। तो मैं ये कह नहीं रहा हूं कि गाय श्रेष्ठ है कि नहीं, भैंस श्रेष्ठ है कि नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी को श्रेष्ठ मान रहे हैं दूसरे को श्रेष्ठ नहीं मान रहे हैं, आप किसी को कमतर मान रहे हैं, वो अपने आप में विचार जो है आध्यात्मिक गुलामी का प्रतीक है। मान लीजिए अगर नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे भारतीय रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में मुझे जाने का मौका मिला, वहां पे लोग सुअर का मांस भी खाते हैं और गाय का मांस भी खाते हैं, और हमारे नॉर्थ इंडियन लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ मुर्गा खा रहे हैं। हम मतलब मुर्गा तो खाना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको बड़ा जानवर नहीं खाना चाहिए। अगर ऐसा कोई सोचता है कि मुर्गा खाना अच्छी चीज है, मुर्गा मछली चलेगा, लेकिन बड़ा जानवर जो है गाय भैंस सब नहीं खाना चाहिए, ये भी एक तरह आध्यात्मिक गुलामी का प्रतीक है। आपको ये बहुत सारी चीजें हैं कि आप उसके जड़ में नहीं जाते हैं, उसके गुण दोष में नहीं जाते हैं। आप ही नहीं सोचते हैं कि हमारे जो गाय का मांस हो या किसी भी बड़े पशु का मांस हो, मांस किसी का भी हो, इंसान का मांस हो, जैसे नागालैंड में तो लोग सांप भी खाते हैं, लेकिन जैसे हम सुनते हैं कि अरे सांप खा लेते हैं, कुत्ते खा लेते हैं नागालैंड के लोग, तो हमको छी 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 छी, ये बहुत खराब लोग हैं। मतलब आप कुत्ता खा रहा हो तो आप वो बहुत खराब आदमी है, लेकिन आप मुर्गा खा रहे हैं तो आप खराब नहीं है, उतना चलेगा। तो ये जो किसने सीमा तय की है कि मुर्गा खाना ठीक है, मछली खाना ठीक है, और दूसरा जो जानवर है कुत्ते को खाना ठीक नहीं है? तो ये एक तरह की मानसिक गुलामी है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ मेरा कि जो भी आपके आचार विचार हैं उनको आप किसी बांधिए मत, उसको फ्री रखिए और मतलब वैज्ञानिकता के आधार पर सोचिए। सिर्फ ये बता रहा हूं कि ऐसा होता है, यानी आप अपनी प्रादेशिक सीमा जो है, अपनी क्षेत्रीय सीमा है, अपनी सोच को विस्तृत कीजिए। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप 1-2 साल हमारे साथ जुड़े रहे इस मिशन में, तो आपके जो सोच का दायरा है बहुत बढ़ जाएगा और आप एक विश्व मानव बन जाएंगे, विश्व नागरिक बन जाएंगे, इस क्षेत्रीयता के उससे ऊपर उठ जाएंगे। तो बस ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, क्योंकि समय भी कम है और कुछ साथी हैं जिन्होंने हैंड रेज किया है।